अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो ऐसा है कि पहले हमारे जो 2 चैप्टर्स थे वो तो पैराडाइम्स पे थे, मैनेजमेंट पैराडाइम्स। और उसके बाद मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट भी आपको पढ़ाया था, ठीक है? और सो साइंटिफिक मैनेजमेंट को अगर हम वो पैराडाइम्स पे देखें तो वो जो है वो क्लासिकल राइटर्स यानी क्लोज्ड रैशनल सिस्टम्स का जो पैराडाइम है वो उसकी एक की थ्योरी है, राइट? मैं आपके साथ ये दोबारा से शेयर करती हूँ, जस्ट काइंड ऑफ अ रीकैप कि हमने पहले वाले लेक्चर में क्या किया था, उससे इसको लिंक करती हूँ, ठीक है? तो लेट अस सी कि हमने वो हाँ, ये बड़ा एक जो है वो एक क्रिटिकल इम्पोर्टेंट आई थिंक टेबल है, तो जिसके अंदर मैंने कोशिश ये की है कि जितनी भी मैनेजमेंट थॉट्स हैं, इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल थॉट्स एंड थिंकर्स, उसको मैं एक ही जगह जो है वो रिप्रेजेंट कर दूँ और साथ उसकी डिस्क्रिप्शंस भी ऐसे कर दूँ कि इट्स ईज़ियर फॉर यू टू मेक द कंपैरिजन्स and then it's easier for us also to um, sequence the way this course is going to move along, ठीक है? तो इसका जो सीक्वेंस है वो मैंने इसी में एस्टैब्लिश कर लिया, तो ये आपके लिए बड़ा मैंने रेडी इजी टू यूज काइंड ऑफ एक बना दिया है, योर गो टू मैनेजमेंट थॉट्स एंड फिलोसफीज स्ट्रक्चर, जिसके अंदर से फिर आप देख सकते हैं व्हाट हाउ what is placed where, and you can do a comparative analysis also. Anyway, देखिए यहाँ पे सो ये मैंने आपको जो पहले चीज़ डिस्कस की और पहली जो हमने असाइनमेंट भी की उसमें वी वर ट्राइंग टू सी कि इस तरह जो थेरीज हैं उसमें एक एवोल्यूशनरी उसका पर्सपेक्टिव हमने देखा, ठीक है? और ये कि जो क्लासिकल के काम हैं उन्हीं से इंस्पायर होते हैं मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न जो आपके theoretical contributions and they build upon the work of what was done earlier, right? Nevertheless, there are stark differences between the various approaches. ये भी हमने बात देखी। उसके बाद जब मैंने आपको यहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ाई है ना, तो बेसिकली मैं चाह ये रही थी कि अब आप हर पर्सपेक्टिव को, हर अप्रोच और पैराडाइम को ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड करो, ठीक है? उसकी जो फीचर्स हैं वो आपको बहुत क्लियरली जो है वो समझ में आए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपने देख लिया ना कि दिस इज़ रेलेवेंट टू टुडेज़ इश्यूज़ एज़ वेल, क्योंकि नो इवन अगर हम पोस्ट मॉडर्न ऑर्गनाइज़ेशंस की बात कर रहे होंगे, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कंपोनेंट ऐसा होगा जो कि वो इन्हीं क्लासिकल राइटर्स के जो काम और इनकी थिंकिंग है उससे वो गेन कर रहे होंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट साइंस एज़ अ डिसिप्लिन, कि आपको इन डेप्थ समझ में आती हों जो हमारी इन्फ्लुएंशियल की थॉट्स हैं, उनकी उनको ज़्यादा आप क्लैरिटी से अंडरस्टैंड कर सकें और उसके बारे में बात भी कर सकें। आप लोग स्कॉलर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, कल आपने अपना जो है वो डिसर्टेशन देनी है, तो यू वुड लाइक टू रेफर बैक टू दीज़ क्लासिक्स, राइट? सो दैट जो आपकी डिसर्टेशन आपके काम को पढ़े उसे पता चले कि आपको उसका एक एक you can look at an issue, an organizational issue from multiple angles, ठीक है? और सिर्फ चंद राइटर्स के काम पे आपकी थिंकिंग बेस्ड नहीं है, तो योर थिंकिंग को थोड़ी डेप्थ देने के लिए। अच्छा, तो ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना क्लोज्ड रैशनल सिस्टम, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैंने इसको डिस्कस किया कि इसके फीचर्स क्या हैं। अब ये याद रखें कि जितनी भी थ्योरीज मैंने इस पैराडाइम में लिखी है, मोस्टली वो ये फीचर्स जो है वो दे विल बी शेयरिंग दीज फीचर्स। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट और थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो कि आज हम पढ़ेंगे, इसके अंदर ये फीचर्स जो हैं ये दे आर क्वाइट कॉमन, दे आर क्लासिकल राइटर्स। अच्छा, ये लोग एट द टाइम जब लिख रहे थे, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट 1900s, बल्कि मैक्स वेबर का तो उससे भी पहले है, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में इसने लिखा। तो उसको टेलर के काम के बारे में नहीं पता था, नाइदर द टू वर प्रोबेबली इन कांटेक्ट विद वन अनदर।
बट हैविंग सेड दैट, इनकी क्योंकि वो ईरा एक जैसा था, तो इसलिए आपको इनकी जो इनकी जो थियरीज़ है उसके अंदर कुछ थीम्स ऐसी नज़र आएँगी जो कि व्हिच आर गोइंग टू बी कॉमन। तो अब जब आप मैक्स वेबर का भी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी हम पढ़ेंगे ना, तो आप थोड़ा-सा उसको लिंक करना कि जिस किस्म की जो ऑर्गेनाइज़ेशनल जो कि प्रिंसिपल्स बताए थे टेलर ने, उसी किस्म के कुछ प्रिंसिपल्स, उसी किस्म के स्ट्रक्चर्स जो है वो मैक्स वेबर भी सजेस्ट कर रहा होगा। प्रोबेबली लुकिंग एट इट फ्रॉम अ लिटिल डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट बेसिकली देखिए ना, जो ओरिएंटेशन है वो उनकी सेम होगी। तो जब आप थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी पढ़ो, तो ये चीज़ें समझना कि इसकी ओरिएंटेशन, इनकी फिलॉसफीज़ बहुत सिंपल हैं। तभी मैंने कहा है कि ये एक रैशनल, ठीक है? एक रैशनल सिस्टम को, क्लोज्ड रैशनल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं क्लासिकल राइटर्स ने। मैंने क्लासिकल लिखा है ना, तो मैक्स वेबर का काम जो आज मैं करने लगी हूँ वो भी इसी पैराडाइम के अंदर जो है वो फिट इन करता है। तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज नजर आएंगी बिटवीन द वे थिंग्स आर कंसेप्चुलाइज्ड बाय टेलर एंड बाय वेबर, ठीक है? और वेबर का काम जो है वो ज्यादा कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल है, ठीक है, बेस्ड अपॉन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ society. He was basically a sociologist. टेलर ऑन द अदर हैंड वाज एन इंजीनियर, तो उसका काम ज्यादा उसकी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ ओरिएंटेशन है। लेकिन उसकी अंडर करंट या अंडरपिनिंग्स आपको सिमिलर नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब ब्यूरोक्रेसी में भी आप देखोगे कि उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव, उसकी बेसिक फिलॉसफी, थिंकिंग यही है कि अच्छी मैनेजमेंट वो है जहाँ पे जो है ना वो कंफ्यूजन ना हो, प्रोग्रामिंग हो, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो और कंट्रोल हो। ठीक है, ये देखना। इसी तरह ये देखना कि इंटरनल स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर इवन वेबर ने कितना जोर दिया, मगर किस तरीके से उसने वो स्टैंडर्डाइजेशन प्रपोज किया है वो देखना। उसके बाद ये भी देखना कि उसके अंदर पर से चेंज को प्रमोट नहीं किया गया, एज अ मैटर ऑफ चेंज को तो अपोज किया गया है। बिकॉज जितनी ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन है वो उसको स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है, यानी कि एक स्टेटस को इस्टेब्लिश करना और उसके बाद उसको फंक्शनली मेंटेन करना। सो मेंटेनिंग द सिस्टम, मेंटेनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम फॉर द क्लासिकल्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि जो उसका डिजाइन है वो भी आप देखेंगे जेनेरिक इस तरह है कि वो बड़ा very well clearly defined with lot of layers, line of control is established। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको दोनों जो क्लासिकल राइटर्स हैं मैंने आपको कराया उसमें आपको नजर आएगी। तो आज मैं आपको थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में हम जरा ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। आई एम श्योर कि आपने इसके बारे में छोटा सा कुछ, थोड़ा सा तो पढ़ा होगा, मैनेजमेंट के जो शुरू के कोर्सेज में पढ़ा होगा, लेकिन उसका थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं, ठीक है ना? फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज आप इसमें से पढ़ सकते हो। मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ, ये एक पेपर जो कि मैंने रिसेंटली डाउनलोड किया था। नॉट ब्रिलियंटली रिटन बट एनीवे इट गिव्स यू अ जनरल आइडिया, क्योंकि ऑब्वियसली अब अगर जो बेस्ट ऑफ पब्लिकेशंस है उसमें इतनी सिंपली तो नहीं लिखा होगा ना, वो तो देर बी लुकिंग एट इट फ्रॉम डिफरेंट जो है वो उसका कोई ना कोई न्यू कंट्रीब्यूशन के लिए होगा प्रोबेबली। तो मैं आई वांटेड टू कीप इट सिंपल, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो इट्स नॉट द लास्ट वर्ड, नो नॉट दिस वन। आप लोग और भी फीचर्स अंडरस्टैंड करने के लिए आप कोई दूसरे सोर्सेज भी देख सकते हैं। तो या ये एक आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, जिसके अंदर कुछ उन्होंने उसने ब्यूरोक्रेसी के जो है ना फीचर्स आपको दोबारा से बताए हैं। इट्स जस्ट अ रीकैप। तो देखो बात ये है कि आजकल अगर ब्यूरोक्रेसी का नाम लिया जाए, ठीक है, कि ब्यूरोक्रेसी क्या चीज होती है, तो इंसान के जहन में आता है ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट, है ना? तो और वो भी सिविल सर्वेंट ऐसा जो कि प्रोबेबली बड़ा नो टिपिकल किस्म का बाबू टाइप आदमी हो, लिविंग इन हिज ओन वर्ल्ड, जस्ट थिंकिंग ऑफ his own gains and
using the system to his or her own advantage. तो इस किस्म के आइडियाज माइंड में आते हैं, तो वो एक नेगेटिव की कॉनोटेशन से नेगेटिव फीचर्स माइंड में आते हैं। और ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम सोचते ही हम कहते हैं ओहो अच्छा, ब्यूरोक्रेसी का मतलब बहुत सारा रेड टेप। हालांकि जो मैक्स वेबर है उसने ब्यूरोक्रेसी को जब प्रपोज किया, ही इज अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। So he wrote about several things, but bureaucracy was one of his major contributions as well. So when he proposed the system, he thought that this would be a system which is going to be the most efficient system possible for a modern society. ठीक है, तो इसने इसको जब प्रपोज किया तो ही टॉक्ड अबाउट रैशनल एक्शन। देखिए मैंने यहाँ पे भी जो जब उसमें लिखा है क्लोज्ड रैशनल सिस्टम, मैंने रैशनल इतना तब एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे बहुत जरूरी है कि इस कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल एक्शन को समझा जाए। रैशनल का मतलब है बेसिकली कि कोई भी डिसीजन जो है वो पैशन के ऊपर ना लिया जाए, बल्कि उसको थिंक थ्रू किया जाए, उसके प्रोज एंड कॉन्स को लॉजिकली कंसिडर किया जाए। ठीक है, लॉजिकली कंसिडर किया जाए तो उसको हम कहेंगे कि दैट इज गोइंग टू बी अ रैशनल एक्शन which is considered logically rather than passionately, rather than emotionally. And in order to control the uncertainty, ठीक है ना, तो उसको जब when the decision making is done on the basis of rationality, on the basis of logic and reason, of logic and reason rather than passion or some other कोई कोई पॉलिटिकल या उसके कोई और थियोलॉजिकल रीजंस की वजह से डिसीजन ना लिए जाएं, बल्कि उसकी रैशनैलिटी और लॉजिक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए टू कंट्रोल द अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द रैशनल थिंकिंग। ठीक है, दैट इज डिस्पैशनेट, दैट इज इनहेरेंटली जो है वो इम्पर्सनल, यानी कोई उसके अंदर कोई पर्सनल लाइक्स या डिसलाइक्स जब डिसीजन मेकिंग से निकाल दी जाए और उसको जो है वो फैक्चुअल और डिस्पैशनेट और लॉजिकल और रैशनल और रीजनेबल बना दिया जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये जो है ना ये एक रैशनल मॉडल है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप समझो कि वो ये जो रैशनल थिंकिंग है, ये क्लासिकल सारे के सारे क्लासिकल राइटर्स इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि दैट वाज अ टाइम जब डेवलप हो रही थी मैनेजमेंट साइंस, एंड इट वाज फ्रॉम यू सी एन आर्ट और अ काइंड ऑफ यू नो जो आपकी उस ज़माने की उस वक़्त की रिक्वायरमेंट थी, व्हिच रियली डिड नॉट नीड द डिसीजंस टू बी टेकन रैशनली। पुराने ज़माने की बात हो रही है ना, सिंपल टाइम्स हैं, लोगों को चीज़ करनी आती है, ट्रेडिशंस और कल्चर के ऊपर बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती थी, क्योंकि सिस्टम सिंपल थे। हम अर्ली 1900s की बात कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती गई, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई, दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो ये जो डिसीजन मेकिंग थी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन एंड एक फोक नॉलेज, दैट वाज नॉट इनफ एनीमोर, एंड इट हैड टू बी मेड मोर साइंटिफिक। और इसीलिए मैनेजमेंट साइंस भी एज अ डिसिप्लिन सामने आया है, एज अ साइंस सामने आया है। तो यहाँ पे भी जब वो रैशनैलिटी को फोकस कर रहा है मैक्स वेबर, तो ये आप समझो कि ये उस वक्त जो है वो इसको बना रहा है, ही इज टेकिंग इट टूवर्ड्स मोर साइंटिफिक लाइंस, और एज अ रिजल्ट उसने उसके कुछ फीचर्स भी जो है वो डिस्कस किए हैं। अब ये फीचर्स उसने खुद नहीं डिस्कस किए हुए, ये बाकी जो उसके बाद के ऑथर्स हैं जिसने जिसने उसके काम को स्टडी किया है, उसने इसको कंडेंस करके आपके सामने ये बताया कि फीचर्स जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी के थे, वो इसने जो मैक्स वेबर ने बैक इन द एंड ऑफ द 1800s एंड अर्ली 1900s उसने क्या जो थे वो प्रपोज किए थे। सो यू कैन ये सारे के सारे दे शुड बी
फीचर्स ऑफ द आइडियल ब्यूरोक्रेसी। पहली तो आप ये समझ लें कि जो जो ब्यूरोक्रेसी क्रिएट की जाती है, वो क्रिएट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ अ लीगल एंड रैशनल अथॉरिटी। लीगल एंड रैशनल अथॉरिटी, उसके कोई लॉ होता है जिसकी वजह से वो एक एक ब्यूरोक्रेसी क्रिएट की जाती है। बाय द वे, अभी मैं ब्यूरोक्रेसी को डिस्कस कर रही हूँ द वे वेबर हैज अंडरस्टूड इट, ओके, which is you can say an organizational system, as an organizational system, as an organizational you see design view approach। ठीक है, इसको हम एज एन अप्रोच। ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो अ बॉडी। तो वो अभी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी जितने भी anybody fitting into a bureaucracy would be called a bureaucrat, and then a group of bureaucrat can also be called a bureaucracy। that I'm not considering bureaucracy like that। हम इस वक्त bureaucracy को consider कर रहे हैं as a system of organizing or structuring of work, right? तो वो base होगा on a legal and rational and legal authority। ठीक है, रैशनल एंड लीगल अथॉरिटी, नॉट एनी कल्चरली और फोक बेस्ड आइडिया, नहीं, ऐसा नहीं है। नेचुरल लीगल अथॉरिटी जो कि प्रोबेबली आज के जमाने से देखें तो सप्लीमेंट कर रही होती है पॉलिटिकली इलेक्टेड आपका जो सिस्टम है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, वो उसको हम ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं। लेकिन आइडियल ब्यूरोक्रेसी होने के लिए, बेस्ट टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी होने के लिए क्या होना चाहिए कि पहली तो चीजें ये है, देखिए, फंक्शंस डिफाइंड बाय लॉ, यही बात एग्जैक्टली मैं कह रही हूँ। फंक्शंस डिफाइंड बाय लॉ, formalized written rules and regulations, so it is created according to law and it has a law and structure। कई दफा इनको statutes भी कहा जाता है। ये statutes हर जो है वो उस organization में पहली चीज क्या है कि उसके जो उसका जो ऑपरेशन है, it is governed by law and formalized by rules। everything has a rule and these rules are then applied। ठीक है, and they are very strictly applied। whatever is being done, it has to be done within the structure of these rules। the rules, if they are violated, then it can even become a legal case। ठीक है, and it can be challenged in a court of law। so पहली चीज तो ये है ब्यूरोक्रेसी की। दूसरी चीज ये है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक हायरार्की होती है। मैंने पहले भी बताया, हायरार्की वो सिस्टम है जिसके अंदर एक पिनिकल है, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी है और वो कंट्रोल कर रही है थ्रू वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एक other people। so everyone knows where they are placed in that organizational hierarchy। एक organizational chart है। आपको पता है कि एक organizational के अंदर जब एक hierarchy होगी तो उसका मतलब है उसका एक ही लीडर है और हर कोई किसी एक ही जो है वो यूजुअली किसी एक ही बंदे को क्लियरली रिपोर्ट भी कर रहा होता है। तो ये जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, हु रिपोर्ट्स टू whom, और ये जो लेवल है ये कहेंगे। अब हायरार्की जब हम बात करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली माइंड में ये आता है कि इसका एक tall structure hoga, which means lots and lots of levels there, so as to ensure more control, so that few people can control many people। then that kind of a hierarchy is required। और इसीलिए मैंने आपको बताया क्योंकि इसकी orientation control वाली है। आपने stability लेके आनी है, हर किसी को अपना task पता होना चाहिए, smaller task पता होना चाहिए, and who's reporting to whom, that needs to be very well established। so that hierarchy is needed। फिर उसके बाद ये ये वाले इस पॉइंट पे, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल है, मैं एंड में आऊंगी, पहले मैं इधर चली जाती हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे मैंने आपको कहा ना, breaking the overall goal down into smaller tasks and standardization। so specialization and standardization, मेरा ख्याल में आपने लास्ट टाइम स्पेशलाइजेशन की बात की थी, which related to tailor also। तो देखो वही चीज यहाँ पे भी आ सकती है। दिस डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स कि एफिशिएंसी गेन करने के लिए आसान तरीन तरीका क्या है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट हासिल हो और वो स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए स्मॉलर टास्क जो हैं वो डिफाइन कर दिए जाएं। इसने भी एग्जैक्टली यही बात की है।
और यही तो फोकस था। तो बाद में टेलर का भी एग्जैक्टली यही फोकस था, लेकिन वो इस पॉइंट को उसने सबसे ज्यादा एक्सप्लेन किया है। ये दिस इज बेसिकली टू गेन एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी, गेन एफिशिएंसी। बट यहाँ एक बात देख लो, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट डिलीवर हो रही है। अगर आप एक दे रहे हो, इवन अगर सर्विस डिलीवरी हो रही है तो सबके लिए एक जैसी है। मतलब लोगों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो, हमें उसके बारे में नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो कहते हैं कि ये एक क्लोज सिस्टम है। उसने तो अपनी जो प्रोडक्ट वो डिलीवर करनी है वो एक ही जैसी डिलीवर करनी है, क्योंकि उसने उसको इस तरह स्ट्रक्चर किया हुआ है कि वो स्टैंडर्डाइजेशन उसमें पॉसिबल हो। फिर उसके बाद जो इसके एम्प्लॉयज है ना, दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच सेट्स द आइडियल ब्यूरोक्रेसी अपार्ट एंड स्टिल इट इज प्रैक्टिस टू दिस डे, वो है दैट देयर शुड बी करियर ओरिएंटेशन। ओके, करियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो, देखिए, सरकारी नौकरी हम जो कहते हैं वो इसलिए की जाती है कि लोग अपनी पूरी पूरी जिंदगी जो है वो उस सरकारी नौकरी के साथ चले जाते हैं। दे डोंट रियली ट्राई टू फाइंड एनी अदर और बेटर ऑप्शंस, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर ही ये होता है, करियर ओरिएंटेशन। लोग इसमें आते पब्लिक सेक्टर में आज तक, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ज्यादा पब्लिक सेक्टर में आपको नजर आती है, वहां आपको ये पॉइंट सबसे ज्यादा नजर आता है। इसीलिए हम उसके स्ट्रक्चर को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि वहां पे आपको करियर एम्प्लॉयज मिलते हैं। ठीक है, रेगुलर करियर ऑफ एम्प्लॉयज ओवर टाइम। ठीक है, सो द हैविंग दैट being associated with the organization for the entire career। ठीक है, विच इज नॉट वेरी कॉमन इन पब्लिक सेक्टर, वहां जॉब हॉपिंग होती रहती है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक टेनेंट अकॉर्डिंग टू वेबर वुड बी दैट द एम्प्लॉइज आर गोइंग इनटू द सर्विस टू स्टे इन दैट सर्विस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, उसके बाद सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड द एम्प्लॉय फंक्शन। देखो, इसको इसको इम्पर्सनैलिटी भी कहते हैं। व्हेन देयर इज अ पर्सन हु इज एन एम्प्लॉय and he or she is wearing a uniform, let's suppose, क्योंकि वो भी तो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज हैं। सपोज एक एक जब एक लेट्स से पुलिस वाला है, जब वो यूनिफॉर्म पहन लेता है तो वो अज्यूम कर लेता है दी ऑल द अथॉरिटी विच इज कमिंग अलोंग विद हर और हिज पोस्ट। ठीक है, फिर वो सिर्फ बंदा नहीं रहता। ठीक है, जब वो सिर्फ बंदा नहीं रहता जो कि विदाउट यूनिफॉर्म था। ये तो एग्जाम्पल मैं एक आपको बता रही हूँ। कहने का मकसद ये कि इम्पर्सनैलिटी, कि व्हाट दैट पर्सन इज इन हर प्राइवेट लाइफ, व्हेन शी इज द ब्यूरोक्रेट, देन she is different from that. Then she does not think about her personal likes or dislikes or her family or all those things। असूली तौर पे देखो हम कितना वायोलेट करते हैं इसको, कितना ज्यादा वायोलेट करते हैं हम। कॉन्स्टेंटली अपने जो है वो कोशिश करते हैं कि अपने क्लैन के लोगों को सामने लेके आएं। होता है ना ऐसा, जो है वो अपने अपने भाई को लगवा दें, अपने बेटे को लगवा दें, अपने क्लैन को फेवर कर दें। तो आइडियल ब्यूरोक्रेसी में ये टेनेंट है कि वो इम्पर्सनल हो, उसके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज हो रूल, और नॉट हिज और हर ओन पर्सनल लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एम्प्लॉय रेगुलर वेज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये बहुत जरूरी है कि जो उसका वेज स्ट्रक्चर हो वो अट्रैक्टिव हो। उसके जो वेजेस हैं वो उसके अंदर स्टेबिलिटी हो और वो अट्रैक्टिव हो, और उसके अंदर एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे तरफ जो है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जो वेजेस है उसमें इतना डिफरेंस आ गया है कि अगर एक बंदा अपनी सिर्फ सैलरी के ऊपर एक एक रेगुलर सी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहे, उसके लिए मुश्किल है ना। ठीक है, सो अगेन ये देखो, ये टेनेंट हो रहा है, वायलेट हो रहा है। ये आइडियल ब्यूरोक्रेसी में ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी तब आइडियल होगी जब आप ब्यूरोक्रेट को कम से कम इतना पैसा ज़रूर देंगे कि वो अपना एक नॉर्मल, अपने पैसे पे अपना एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। और वो ओवर टाइम जो है उसे पता हो कि यार मैं अपना काम सारी ज़िंदगी करता रहूँगा तो बाद में मेरे पास रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होंगे। अभी भी हमारे रिटायरमेंट जिस तरह जो है वो मैनेज हो रही है, वो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है, बट दैट्स नॉट बीइंग क्वेश्चन्ड हियर। द पॉइंट बीइंग कि ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड हैविंग अ मिनिमम wage which can help that person to have a
रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, that is important, और एक एक इनकम where that person has security. So again उसके बाद फॉर्मल सोशल रिलेशनशिप्स अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, ये है अथॉरिटी। ओके, ये उसकी अथॉरिटी है। जब वो एक लेवल के ऊपर होगा फिर उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर उसकी अथॉरिटी होगी जो कि अनक्वेश्चनेबल होगी, जो कि दूसरे लोग अंडरमाइन नहीं करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं होता, कई दफा अथॉरिटी जो है वो ट्रांजिएंट किस्म की दी जाती है, और बाकी लोग भी जो हैं दे आर कोल्यूडिंग विद वन अनदर टू somehow question that authority or to undermine that authority। नहीं, ये अथॉरिटी जो है ये फुल एंड फाइनल है, और वंस द अथॉरिटी इज ग्रांटेड then the entire structure will and be helping the individual to attain this authority। अब लास्ट चीज जो मैंने आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा वायोलेट होती है, वो है असेसमेंट एंड सिलेक्शन। सिलेक्शन एंड असेसमेंट ऑन कॉम्पिटेंस, यानी मेरिटोक्रेसी। इसको मेरिटोक्रेसी के नाम से लिटरेचर में बार बार यूज होता है। मेरिटोक्रेसी यानी सिलेक्शन ऑन मेरिट एंड कॉम्पिटेंस। now whenever that will be violated, remember the bureaucracy will not remain ideal anymore। ठीक हो गया ना? ये तो इसके चंद फैक्टर्स हैं जो कि बाकी आने वाले जो राइटर्स हैं उन्होंने मैक्स वेबर के बारे में इनको लिखा है। इसी आर्टिकल में इसको काफी डिटेल में बताया भी गया है। ठीक है, जो एक चीज मैं चाहूंगी, उसे मैंने हाईलाइट भी किया है कि आप लोग यहाँ गौर से पढ़ो। देखो, जो क्लासिकल राइटर्स होते थे ना, वो उनकी जो ओरिजिनल उनका काम है, उसको लोगों ने फिर बाद में कोट किया है, कई दफा मिस कोट और उसको मिस रिप्रेजेंट भी किया है। क्लासिकल राइटर्स चाहे आपके हो जाए यू नो चाहे आपका क्लासिकल राइटर जो है वो लास्ट टाइम जो आप टेलर टेलर हो गया या वेबर हो गया, एनी क्लासिकल राइटर इन एनी डिसिप्लिन, आई वुड से एडम स्मिथ जो इकोनॉमिक्स का फादर समझा जाता है, पता है ना, वेल्थ ऑफ नेशंस, बिकॉज इनको प्रिसीड किया था एडम स्मिथ ने। उसने एक दफा ये इस किस्म की एक लॉजिकल थिंकिंग जो थी वो इकोनॉमिक्स की डिसिप्लिन में लाई, जिससे बहुत लोग इन्फ्लुएंस है। डिवीजन ऑफ लेबर फॉर एग्जांपल इज समथिंग जो इन दोनों ने बोरो किया हुआ है, टेलर ने भी और वेबर ने भी एडम स्मिथ से बोरो किया हुआ है। वो भी क्लासिकल राइटर। तो ये जो सारे क्लासिकल राइटर्स है ना, इनकी जो राइटिंग है वो वो बहुत डिस्क्रिप्टिव नेचर की है, और उसके अंदर वो सिर्फ जो है वो जो है वो आपको एक लिस्ट और सिंपली अंडरस्टूड टू फॉलो लिस्ट नहीं देते थे। their thinking and their writing was far more, it had far more depth in it, and they understood the what is going, एक फ्यूचर ओरिएंटेशन उनके पास मौजूद होती थी, राइट। और हम कई दफा उनके काम को इस तरह मिसकोट करते हैं। इसलिए पिछले वाला क्वेश्चन भी मैंने जो आपको दिया था कि इज इट राइट कि हम सब सोचे कि उसका काम इतना ओवरली सिंपलिस्टिक था। इतना ओवरली सिंपलिस्टिक एक्चुअली नहीं था। देयर वर फ्यू एरर्स बट ओवरली सिंपलिस्टिक उनके काम नहीं थे। सेम गोज फॉर मैक्स वेबर भी, कि आप ये कहो कि जी ये तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर उसने बनाया इट इज मेड फॉर कंट्रोल। हाँ इट इज, लेकिन control, given all these functions, the control would be of a sort which is going to be beneficial for everyone across the society at the time where this was जब ये चीज प्रपोज हुई उस वक्त इट वुड बी यूजफुल फॉर एवरीवन अक्रॉस वेरियस स्ट्रेटा। लेकिन अब ऑफ कोर्स इतने ज्यादा डिविजन्स आ गए, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई हैं कि दैट it becomes difficult to have this kind of specialization and you see and standardization. It doesn't serve the needs of modern society. True. having said that having said that, what did he talk about also, जो कि लेस, ये सारे रूल्स हैं जो ज्यादा आपको जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं उनमें ब्यूरोक्रेसी के साथ एसोसिएटेड ये सारे रूल्स आप ज्यादा कॉमनली देखोगे। लेकिन जैसे इस आर्टिकल ने शुरू किया है, वेबर ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, ठीक है,
Weber also talked about the see the superiority of the bureaucracy because it had technical knowledge, रोल ऑफ टेक्निकल नॉलेज। यहाँ पे ओवरऑल जब हम मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें इतना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज को इंपॉर्टेंस नहीं देते, whereas Weber himself had said that the bureaucrat deserves this extraordinary power and authority because the bureaucrat is टेक्निकली फार सुपीरियर टू अदर्स। ठीक है, उसकी टेक्निकल सुपीरियोरिटी वाज समथिंग व्हिच वेबर वाज थिंकिंग दैट वो तो एक उसकी अजम्पशन थी कि ये इस किस्म का सिस्टम उन्हीं लोगों के हाथ में होगा जो टेक्निकली सबसे ज्यादा साउंड होंगे और इसीलिए वो रैशनल डिसीजंस ले सकेंगे। ठीक है, डोमी देखो वर्ड क्या यूज किया है, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन फंडामेंटली मीन्स द एक्सरसाइज ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन नॉलेज, बेस्ड ऑन नॉलेज। ठीक, सो अगेन देखो बात यही आ जाती है कि अगर हम कहें कि आज की ब्यूरोक्रेसी जो है वो इट हैज stopped to deliver many of the you see of developmental outcomes। ठीक, तो उसकी रीजन ये है कि many times the bureaucracy is not based on these principles, particularly the element of knowledge with the bureaucrat is sometimes forgone only to follows the rule। ठीक है, तो ये जो रूल वाला पार्ट है ये डोमिनेट कर रहा है मेरिट वाला पार्ट, ये डोमिनेट कर रहा है जो है वो टेक्निकल सुपीरियोरिटी वाला इशू। तो इस चीज को किस तरीके से रैशनलाइज किया जा सके अब, क्योंकि यहाँ पे जो है few of the principles, for example hierarchy, division of labor and formalization, ये ज्यादा जो है इसको emphasize किया गया, career orientation to some extent, और at the same time जो आपका जो उसकी assessment of the wages है और उसकी जो merit है उसको इतना ज्यादा importance नहीं मिली, और technical superiority in terms of knowledge उसको जो सजेस्ट किया था उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो एज अ रिजल्ट वी सी दैट द जो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो ब्यूरोक्रेसी ने डिलीवर किए और वो आज तक करती आ रही है, और वो ये कि जो आपकी एक आपकी स्टेबिलिटी देती है, आपके सिस्टम को एक स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी देती है। एक destabilization will never help anyone. Not having a system at all, that doesn't help anyone, right? So it does have some system, it does provide some system, these rules and regulations provide some system. And is this the best system? No, it's not the best. Yes, it's not very responsive, discriminate sometimes, but nevertheless it is better than having no system at all। तो ये जो है और इसी तरीके से in some circumstances where there has been more merit and where there has been we have seen people with knowledge being retained in the bureaucracy, there you will see that some very good outcomes have been achieved। तो ये बात देखें, और इसीलिए जो आपका पब्लिक सेक्टर है जहाँ पे जो है जो उसका जिस किस्म का कल्चर है वो उसको ब्यूरोक्रेसी सूट करती है। ओके, द काइंड ऑफ कल्चर विच एग्जिस्ट देयर, जो कि प्रोबेबली जहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयज हैं दे टेंड टू स्टे विद दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो करता है, लेकिन जिसे कहा जाए जो कि इन्विसेज किया था, जो इन्विसेज किया था वेबर ने, दैट इट इज गोइंग टू द एक्शंस आर गोइंग टू बी टेकन विद प्रिसिजन, स्पीड एंड क्लैरिटी, नहीं। तो ये प्रिसिजन एंड स्पीड तो है नहीं, ना ही ये रिस्पॉन्सिव है,
चेंज को जो है ये इनकॉर्पोरेट नहीं करता। ये तो फिर सारे इसके नेगेटिव आउटकम्स हैं, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट हैज़ डिलिवर्ड सर्टेन पॉजिटिव आउटकम्स एज़ वेल। व्हेरेवर यू लुक एट ब्यूरोक्रेसी, इट हैज़ डिलिवर्ड सम पॉजिटिव आउटकम्स। और आपने मैं आपके साथ जितने भी ये आर्टिकल्स शेयर करूँगी, उसके अंदर से आपने एक तो ये देखना है कि मैक्स वेबर ने एक्चुअली मैक्स वेबर हिमसेल्फ व्हाट डिड ही सजेस्ट दैट एन आइडियल ब्यूरोक्रेसी शुड बी। ठीक है। सो अब अगर जब हम इसको डिस्कस करेंगे एज इट्स, इसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करने से पहले टू डिस्कस व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दोज आइडियल ब्यूरोक्रेसी एज सजेस्टेड बाय द क्लासिकल राइटर्स, particularly मैक्स वेबर। और राइटर्स ने भी इसके जॉन स्टुअर्ट मिल वगैरह ने बात की थी ब्यूरोक्रेसी के बारे में, लेकिन उसका जो सबसे ज्यादा क्लियरली उसके फीचर्स को डिफाइन किया था प्रोबेबली वो वेबर ने ही किया था। तो हम भी वेबर के बारे में ही इसको हम लेट्स रिलेट इट टू वेबर ओनली। तो वेबर ने क्या चीज सजेस्ट की थी, ठीक है। और उसके बाद ये कि टू व्हाट एक्सटेंट द यू सी वेबर्स ideal bureaucracy features were followed and well, but despite those be features being followed। और ये भी आप याद रखिएगा कि मैं आगे आपको एक और आर्टिकल दिखाती हूँ जिसमें आप ये देखिएगा कि वेबर ने भी ये कहा था कि दिस गिव्स अ लॉट ऑफ पावर। जिस किस्म का वो स्ट्रक्चर प्रपोज कर रहा है वो लॉट ऑफ पावर देता है टू द ब्यूरोक्रेट। नाउ रिमेंबर, ब्यूरोक्रेट is accountable to the system, but bureaucrat is not you see वो कोई इलेक्टेड मेंबर तो नहीं होता ना। ब्यूरोक्रेट इज अ सिलेक्टेड पर्सन। ठीक है। एक सिलेक्टेड पर्सन जो है वो उसके पास इतनी ज्यादा पावर होना, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिव भी हो। द ब्यूरोक्रेट अंडरस्टैंड्स और इज रिस्पॉन्सिव टू नीड्स ऑफ द सोसाइटी इन जनरल। पॉलिटिशियन तो होगा ना, पॉलिटिशियन ने तो इलेक्ट होके आना है। और अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा तो वो जब वापस जाएगा तो लोग उसको री इलेक्ट नहीं करेंगे। ब्यूरोक्रेट को इसने क्या सजेस्ट किया था कि वो सारी जिंदगी के लिए ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होगा। राइट। इस किस्म की जो पावर है एक ब्यूरोक्रेट के पास, वो तो इवन पॉलिटिशियन के पास नहीं है। सो इस आइडियल एनवायरनमेंट के अंदर भी लोग जो हैं उनके पास जब इतनी पावर होगी तो इट कैन करप्ट पीपल। और जो थे आपके क्लासिकल्स थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये इतनी ज्यादा जो पावर है, एंड दैट टू द पावर विच इज नॉट डायरेक्टली answerable to the people। okay, so the system can hold the person accountable, but the people directly cannot, provided that person can prove that they have been following the rules and regulations, then they don't have to go back। So for that period of time, unless they वही उनके जो मैकेनिज्म्स हैं जिनको बहुत दफा मैनिपुलेट भी किया जाता है, क्योंकि लोगों के पास पावर होती है तो वो सिस्टम को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो वो इसलिए ये है कि ये होता है, मतलब ये इसका एक प्रॉब्लम काम हो सकता है। इसी तरीके से देखिए जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं वो यही कहेंगे कि कंट्रोल के अलावा क्रिएटिविटी भी इम्पोर्टेंट है। नाउ क्रिएटिविटी इज नॉट समथिंग जो कि ये क्लोज रैशनल सिस्टम्स उसको इनकरेज करते। क्रिएटिविटी इज नॉट, वो कहते हैं जी रैशनैलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्रिएटिविटी इज नॉट। आजकल के ज़माने में दिस क्रिएटिविटी इज इम्पोर्टेंट, अदरवाइज बहुत सारी इस किस्म की ऑप्शंस हैं जो कि मॉडर्न वेज ऑफ डूइंग और स्ट्रक्चरिंग वर्क है जो ब्यूरोक्रेसीज यूटिलाइज नहीं कर सकती, लोगों की क्रिएटिव एबिलिटीज को यूटिलाइज नहीं कर सकती। उन्होंने रूल को फॉलो करना है, एंड इट रियली डजंट मैटर वेदर दे हैव एन आइडिया ऑफ अ बेटर वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग वर्क। तो ये काइंड ऑफ डीह्यूमनाइज कर देता है। सो दैट्स वन ऑफ, सो आपने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स देखने हैं। सो दे आर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल। ठीक है। तो अगर स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स हों इस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो it can give good results even in today's day and age। So let us look at a few more ways of ठीक है। सो प्रॉब्लम्स तो हैं यहाँ पे भी, काफी सारे चैलेंजेस जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मैंने इधर से एक्सट्रैक्ट किए हैं।
तो एक ये है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड जो गवर्नमेंट्स होंगी दे विल टेंड टू बिकम लार्जर एंड लार्जर ओवर टाइम। सो कंट्रोल ओरिएंटेड गवर्नमेंट्स जो होंगी वो लार्जर हो जाएंगी ओवर टाइम। सो द लार्जर द गवर्नमेंट, द मोर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, so that is going to be a, that can be a very big issue, ठीक है। और डिसफंक्शनैलिटीज इसलिए क्रिएट होती हैं क्योंकि जो लॉज जो गवर्न कर रहे हैं, जो रूल्स इसको गवर्न कर रहे हैं, उनकी बहुत ही एक सुपरफिशियल किस्म की इंटरप्रिटेशन जो है की जाती है, कई दफ़ा बायस्ड इंटरप्रिटेशन भी की जाती है जस्ट टू सूट the interests, the personal interests of the bureaucrat. So that becomes you see वो एक conflict of interest बन जाता है जो कि नहीं पॉइंट आउट भी नहीं होता many times, ठीक है। तो दिस कैन अब इसके कुछ फ़ायदे नुकसानात हैं। तो उनको उनको अनडू करने के लिए और भी चैलेंजेस हैं, ठीक है। एज़ अ फॉर्म वो ये एक चैलेंज ये भी है कि जब हम एज़ एज़ एकेडमिक्स जब हम ब्यूरोक्रेसी को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो सिस्टम जो कि प्रोबेबली 1900s के अंदर था। ऐसी बात नहीं है, उसकी एवोल्यूशन हो चुकी है, नए फॉर्म्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी आ चुकी है और इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगी। ये जो जब आप सॉल्यूशंस हैं, तो उसमें कम बैक टू दिस पॉइंट जो इसने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, उसको देखें और इसने मिन्सबर्ग का ज़िक्र किया है। मिन्सबर्ग का ज़िक्र किया है टू लेट यू नो कि रिफॉर्म्ड ब्यूरोक्रेसीज़ भी एग्ज़िस्ट कर सकती हैं, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसीज़ भी एग्ज़िस्ट कर सकती हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो सकती है कि जिसमें ऑर्गेनाइज़ेशन का एक हिस्सा ब्यूरोक्रेटिक और दूसरा हिस्सा जो है वो ऐसा हो जो कि मोर मॉडर्न है, जहाँ पे देयर इज़ यू नो, a learning organization is existing. So larger organizations can be that those where which are only partly bureaucratic, ठीक है? तो उसका भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। मिन्सबर्ग ने फॉर एग्जांपल इवन ये जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी है, इसके ही कंपोनेंट्स को लेके ये देखो, आई वुड लाइक टू शो दिस टू यू। मैं एक और आपके साथ करती हूँ शेयर। राइट, ये आप हेनरी मिन्सबर्ग का जाके अगर पढ़ेंगे, अ, maybe I did have this somewhere. हाँ, राइट, देखो ये चीज़ मिन्सबर्ग, हेनरी मिन्सबर्ग ने लेटर ऑन डिस्कस किया है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशन जब वो बात करता है, तो वो कहता है कि जो है ये है वो टिपिकल काइंड ऑफ ओल्ड फैशन ब्यूरोक्रेसी, जिसे वो मशीन ब्यूरोक्रेसी कह रहा है। और ये भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को कई दफ़ा जहाँ पे बिल्कुल जो है वो रूटीन और काम होता है वहाँ फॉर्मलाइज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ये कहा जाता था कि मशीन ब्यूरोक्रेसी का जो मॉडल है ना, ये मिलिट्री को बहुत ज़्यादा सूट करता है, ठीक है? मिलिट्री ऑर्गनाइज़ेशन में जहाँ कमांड एंड कंट्रोल नीड्स टू बी वेरी, वेरी स्ट्रिक्ट, तो वो उसको बहुत ज़्यादा करता है। या प्रोडक्शन इस किस्म की हो रही है व्हिच इज़ द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन। लेकिन 20th सेंचुरी के अंदर 5th जनरेशन वॉरफेयर आ गया भाई। इवन जो मिलिट्री है वो इट हैज़ टू थिंक अबाउट इकोनॉमिक इश्यूज़, इट हैज़ टू थिंक अबाउट सोशल इश्यूज़, ठीक है? So it has to become responsive to the environment. So जो मशीन ब्यूरोक्रेसी है वो तो अभी किसी को भी नहीं सूट करती। इसी तरह इतनी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन जो है वो अब नहीं सूट करती ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि उन्होंने वैरायटी दे जो प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वैरायटी डिमांड करती है आजकल के मॉडर्न कंज्यूमर्स, ठीक है? उनको एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट सिर्फ नहीं चाहिए, सो यू नो। और जहाँ पे इतनी स्टैंडर्डाइज़ेशन है, वहाँ पे फिर वो ऑटोमेशन है, इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, सो यू नो दैट काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये मशीन ब्यूरोक्रेसी है, ये जो ओल्ड फैशन ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन इसके अगेंस्ट मिन्सबर्ग ने भी एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है, वो दिया है। देखो ये तो एक टॉल स्ट्रक्चर है ना, वही फॉर्मलाइज़्ड, हाइली स्टैंडर्डाइज़्ड,
ठीक है ना जी? तो हाइली जहाँ पे प्रोबेबली रेड टेप वगैरह का इश्यू भी होगा, रूटिनाइज्ड, ठीक है? रूटीन जॉब्स वहाँ या ये इस किस्म का स्ट्रक्चर है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को रिफॉर्म प्रोफेशनल लाइन्स में भी किया जा सकता है। और प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखो ये टॉल स्ट्रक्चर यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा है कि लॉट्स ऑफ पीपल पर्टिकुलरली सर्विस डिलीवरी में, देखो यहाँ पे उसने हेनरी मिन्सबर्ग इजीली अवेलेबल ऑन द नेट, आप वहां से देख सकते हैं हेनरी मिन्सबर्ग का जो स्ट्रक्चर है प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी है हेनरी मिन्सबर्ग की। जब आप मैंने सॉल्यूशंस आपसे मांगी है, तो जब सॉल्यूशंस डिस्कस करो तो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी कैन बी एज अ सॉल्यूशन। सो देयर इज अ स्मॉल टेक्निकल स्टाफ बट मोस्टली दे आर प्रोफेशनल्स एंड दे आर हाईली स्किल्ड। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर बट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ज़्यादातर इनकी कॉम्पिटेंसीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट एंड देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टॉप मैनेजर और इनमें इतना नहीं, क्योंकि इनको कंट्रोल दे आर सेल्फ कंट्रोल्ड बेसिकली। सो दे आर प्रोफेशनल एंड दे आर सेल्फ कंट्रोल्ड। यहाँ सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव होती है, ठीक है? यहाँ पे सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव होती है और ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को सूट करती है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं या आपकी अम, जो आपकी हॉस्पिटल्स वगैरह इनको सूट करती है, ये इसने विंसबर्ग ने लिखा है। लेकिन थिंकिंग अबाउट इट, जो आपकी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है, यूजुअली वो सर्विस डिलीवरी कर रही होती हैं, ठीक है? वो दे आर नॉट सूटेड टू प्रोडक्शन। गवर्नमेंट को प्रोडक्शन में जाना चाहिए भी नहीं। प्रोडक्शन तो काम ही नहीं है उसका। प्रोडक्शन तो सारा काम होना चाहिए असूली तौर पे आपकी जो आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है। So small, efficient, professional bureaucracy is a good idea, right? तो ये जो professional bureaucracies हैं, ये एक reform का तरीका है। Now this is an इसके अंदर most of the things with most of the ideal bureaucracy the features will be followed, ठीक है? तो ये इन दोनों का एक बीच की चीज आ सकती है। हम कुछ और आर्टिकल्स भी जो है एक दो और देखते हैं फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि सिर्फ उसके फैक्टर्स ना बता रहे हो बल्कि आपको जो है वो बताएं कि फ्यू देखो ब्यूरोक्रेसी का एक चीज जो ब्यूरोक्रेसी में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि कई दफा ब्यूरोक्रेसी को समझ जो मैंने आपसे कहा था, it sometimes not just considered as a system of structuring and or designing an organization, but it is considered as this group of non-elected individuals, यानी जो भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको कहा जाता है, उनको टुगेदर दे आर कॉल्ड एज द ब्यूरोक्रेसी। सो दैट इस केस में फिर आप सिविल सर्विस रिफॉर्म की तरफ आएंगे, ठीक है? जो ब्यूरोक्रेसी एज एन इंस्टीट्यूशन है उसको सिविल सर्विस रिफॉर्म उसको सजेस्ट करेगा। अब ये याद रखो कि सिविल सर्विस रिफॉर्म जब बात करेंगे तो उसके अंदर हम ऑटोमेटिकली जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो वी विल बी लुकिंग एट ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। सो वेयर एज definition on a definition level, bureaucracy as a group of civil servants may sound to you very different from the bureaucracy as an organizational organizational system। आपको इसकी डेफिनेशन डिफरेंट हो, लेकिन जब हम सिविल सर्विस रिफॉर्म की बात करते हैं तो वो वी गो बैक टू द सेम आइडिया अबाउट द about the structures and about the organization of work itself, right? Or the way the government officials are incentivized and their power and control, right? उस पे सब कुछ it comes back to the same thing। तो इसलिए ये है कि इस आई थिंक इस कन्फ्यूजन के अंदर पढ़ने का कोई खास फायदा नहीं है, बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द वे these institutions can be structured, whether we call them institution or organizational frameworks, they can be to bring about reform। अब रिफॉर्म करने के लिए एक जो बहुत बड़ा खास तौर पे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो जो एक मूवमेंट आई उसको कहते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट,
ठीक है, उसे कहते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, अब लेट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, मैक्स वेबर ने जब बात की थी अबाउट एन आइडियल ब्यूरोक्रेसी, तो उस वक्त वो ही वाज नॉट टॉकिंग अबाउट द पब्लिक और द प्राइवेट सेक्टर। ही वाज कन्विंस्ड, मैक्स वेबर वाज कन्विंस्ड that the system which he was proposing was the most efficient possible. ठीक है, and it was at the time where when such a system was proposed, definitely it was very logical and very rational, and जो उससे पहले का एक जो है कोई सिस्टम, नॉन सिस्टमैटिक काइंड ऑफ वर्क इन कॉटेज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, वो जिस तरीके से चल रहा था, वो इंडस्ट्रीज को तो सूट नहीं करता था, तो उसके जमाने के हिसाब से तो इट वाज एन एफिशिएंट सिस्टम, राइट? इट वाज एन एफिशिएंट सिस्टम, एंड इन एनी केस जो उसने उसके फीचर्स किए, वो इवन टुडे अगर अडॉप्ट हो, तो द सिस्टम व्हिच यू विल गेट may not be the most efficient, but yes, it would be quite equitable, and it would bring about stability. Having said that, क्योंकि वो responsive नहीं था, वो system responsive नहीं था, so therefore new kinds of systems were tried. और ये new public management, और क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो उसने तो कहा था कि जी ये मैं हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सजेस्ट उसने किया था, लेकिन वो अडॉप्ट ज्यादा जो है वो हुआ इनटू दी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस समहाउ वहाँ उनकी जो कंडीशंस थी, द सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी सूटेड देम द मोस्ट। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर सूटेड देम द मोस्ट। व्हाई? बिकॉज जो वहाँ पे प्रॉफिट तो मोटिव है नहीं, वहाँ पे जो सो व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स? if it is not the generation of more profit, then how to evaluate the effectiveness? अब उसके लिए ये है the extent to which, अब उसको अगर हम ये कह दें the extent to which the rules are being followed, ठीक हो गया ना? तो it is very simple to determine whether the government, the public sector organization is working effectively or not. So ये जो culture है, ये organizational culture public sector का, ये इस किस्म का है जहाँ जो कि सूट करता है एक जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, रैशनल सिस्टम को सूट करता है वहाँ का कल्चर। ठीक है, वहाँ का कल्चर, बिकॉज द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट आर नॉट generating profit for any individual. ठीक हो गया ना? They are for everyone, and therefore how to ensure this kind of equity, which is also legally um, unquestionable in terms of equity, ठीक है ना? वेदर इट इज एक्चुअली और नॉट, लेकिन ये है कि एटलीस्ट अगर रूल फॉलो हो रहा होगा तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। ठीक है, सो डेफिनेटली फॉलोइंग दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स is suitable in public sector organizations. अब public sector organizations की जहाँ तक बात है, तो वहाँ पे भी ये बात अंडरस्टैंड की गई, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ये जो क्लासिकल जिस किस्म की पब्लिक सेक्टर आपकी ब्यूरोक्रेसीज हैं, दे हैव बिकम नॉन रिस्पॉन्सिव, दे हैव बिकम टू लार्ज एंड इनएफिशिएंट 1980s में जाके। ठीक है, तब तक ये रियलाइज हुई कि जी जो ये जो ब्यूरोक्रेसीज हैं, ये दे बिकम टू लार्ज, बिकॉज यू सी व्हाट हैपेंड इज दैट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स, जो आपकी प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तो दे वर अडेप्टिंग क्वाइट क्विकली, दे वर अडेप्टिंग वेरी क्विकली, क्योंकि वहां देयर वाज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। जैसे मैं आपके कंपटीशन वाज गाइडिंग द प्रैक्टिसेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, एंड so therefore they were adapting quickly, and they were going into new models, or again वो human relations and then
कॉन्टिजेंसी मॉडल्स, ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर तो अडॉप्ट कर रहा था, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो था वो इट वाज स्टिकिंग टू इट्स, वही जो क्लासिकल आइडियाज थे उसके उसके ऊपर मोर मोर और लेस स्टिक कर रहा था, with all the problems that were being created along with it. इसको दोबारा से देखते हैं जो problems उसको create हो रही थी because of this. Again, we can argue that some of the problems were being created because the bureaucracies were not really ideal bureaucracies. But nevertheless, the issue of red tapeism and the issue of non-responsiveness and large size and inefficiencies and the bureaucrat not, working hard enough and not being properly accountable, that issues had been created. The private sector, it seemed, was far more efficient than the public sector, and so there was a lot of pressure on the governments to reduce their size. ठीक है, और कुछ इस किस्म के economic factors भी थे कि the governments were making then huge debts and finding it difficult to repay these debts, so the government debt was increasing a lot, and so efficiency of the government in the 1980s became a very important आपकी एकेडमिक्स भी इसके बारे में सोचने लगे, और ये एक पब्लिक की डिमांड भी हुई ऑफ द गवर्नमेंट बिकमिंग मोर एफिशिएंट एंड मोर रिस्पॉन्सिव। ठीक है ना? तो ये जो डिमांड थी उसको फुलफिल करने के लिए ये समझा गया कि जो ब्यूरोक्रेसी एज अ organizational system itself is very flawed, so it needs to be replaced by a more entrepreneurial kind of mindset where people would start taking risks and where their performance is going to be more linked with the way that they are responding to the individual demands of the public। ठीक है ना? तो उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, इसको ऑन्टरप्रेन्योरियल बनाने के लिए, इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, रूल्स को कम करने के लिए, साइज को कम करने के लिए एक नई थिंकिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन क्योंकि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को आपने एनालिसिस करना है इन दिस, आई एम आस्किंग यू टू डू दैट। ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का चोली दामन का साथ है, आई मीन दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड, सो दैट्स व्हाई। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है वो एज अ सिस्टम टू एज एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम टू क्लासिकल ब्यूरोक्रेसी सजेस्ट किया गया इन द 1980s। सो जो क्लासिकल ब्यूरोक्रेसी के क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ रहे थे, तो एक जो सिस्टम प्रपोज किया गया और जो अडॉप्ट भी किया गया अगेन गवर्नमेंट का साइज कम करने के लिए इन अमेरिका एंड इन खास तौर पे ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा और ये ऑस्ट्रेलिया का ही मैं आपको इसीलिए आर्टिकल दिखा रही हूँ क्योंकि एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अमेरिका के अलावा अगर बहुत ज्यादा अडॉप्ट हुआ तो वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ एज कम्पेयर टू यूरोप, जिसने कि इसको रियली इतना ज्यादा कभी भी अडॉप्ट नहीं करने की कोशिश की। दे रिमेन मोर, they had more of a democratic and socialist orientation, so they never really tried to adopt it. America, yes, they adopted quite an extent, अडॉप्ट इसने कोशिश करने की कोशिश की इसको। हाँ, थैचर, हाँ, यूके में भी कुछ हद तक इसको अडॉप्ट करने की कोशिश की गई अंडर मार्केट। 1980s की एक वहाँ की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी मार्केट थैचर। उन्होंने भी एज अगेंस्ट ब्यूरोक्रेसी शी ट्राई टू अडॉप्ट दिस सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम था क्या कि जी एंटरप्रेन्योरियल इनका जो है वो माइंडसेट बनाया जाए और इनके साइज को कम किया जाए, और सो डिफरेंट और इसको ज्यादा जो है ना वो पब्लिक सेक्टर की फॉर्म में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो पब्लिक सेक्टर है उसका उसमें चेंज लाया जाए, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चेंज किया जाए, रिफॉर्म किया जाए और इसको ज्यादा जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ लाने की कोशिश की जाए। दिस इज व्हाट द जो है वो सिस्टम आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसका यही आइडियल था कि इसको ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए बाय मेकिंग इट more on the lines of the private sector, because at the time it was thought that the private sector could provide the greatest efficiency,
we were not talking about effectiveness, ठीक है? Effectiveness was put towards one side, efficiency, size कम हो जाए, whether the goals of the organization will actually be improved or not, or achieved or not. NPM was not really looking towards that to that extent. To some extent responsive हो जाए, लेकिन जो इक्विटी का कॉन्सेप्ट है, एवरी बीइंग इसी तरह उसकी जो स्टेबिलिटी वाला है ओवर टाइम, दैट वाज क्वेश्चन, जिसके के बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे और हुए भी, और एनपीएम को अडॉप्ट नहीं किया गया. एंड इट केम बैक टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक. 80s के अंदर एनपीएम आया था, और उसके बाद बाय द 2000s फिर से वो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन गवर्नेंस, इट बिकेम वॉशिंगटन कंसेंसस हुआ, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि नहीं जी, जो है वो गवर्नमेंट को गवर्नेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है. प्राइवेट सेक्टर कांट डू एवरीथिंग, ठीक है? एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट organizations cannot be उनको प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता. गवर्नमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिन्हें प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता, जिसमें गवर्नमेंट ने रहना है फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी ऑन द होल. ठीक हो गया ना? तो वो क्योंकि वो कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस का, अ, एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस का, वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स को मैंने कहा ना कि सूट करता है. कल्चर, अब यहाँ पे भी काइंडली आप ये ज़रूर पढ़िएगा कि कल्चर सूट करता है. देखो, जब हम कल्चर की बात करें, तो आपका जो कल्चर है, उसमें जो आपका ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है, वो उसमें बहुत ज़्यादा वो बहुत इंटरनल है, मतलब उसकी वो इनवर्ड लुकिंग है, ठीक है? और व्हिच मीन्स कि उसकी कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक जो है वो बहुत सुपरफिशियल लेवल का है, और इट इज बेस्ड मोर और कंट्रोल. और देख लो, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये वो ही हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट्स हैं. अब अगर आप ब्यूरोक्रेसी को एक ओपन सिस्टम बनाना चाहेंगे, तो वो बहुत मुश्किल है कि उसके अंदर इस किस्म की इनोवेशंस भी आए और रिवॉर्ड्स टू इंडिविजुअल इनिशिएटिव. सो व्हाट एनपीएम ट्राइड टू डू वाज टू मेक दिस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इनटू दिस. वेयर एज ये जो रिस्क टेकिंग है, एंटरप्रेन्योरियल चीज है, ये दिस रिक्वायर्स competition. Bureau in a public sector organization, competition is not there. There is no competition. यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कंपटीशन तो नहीं आप करा सकते ना. हाँ, इस बात को हम मानते हैं कि फॉर एग्जांपल, देखो ना, अगर हमारे प्रोविंसेस हैं, तो एक प्रोविंस को आप दूसरे प्रोविंस के की गवर्नेंस से कंपेयर करना शुरू कर दें, लेकिन दैट इज नॉट द सेम काइंड ऑफ कंपटीशन जो कि एक प्राइवेट सेक्टर की फर्म, जिसका कि एक क्लियरली आइडेंटिफाएबल जो है वो कंपेटिटर मौजूद हो, उस तरह का तो कंपटीशन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता. सो इसलिए ये सारी चीजें अडॉप्ट करना इनटू द पब्लिक सेक्टर बहुत मुश्किल काम है. इनोवेशन एंड डेवलपमेंट टू सम एक्सटेंट आप अडॉप्ट कर सकते हैं, रिसर्च एक्विजिशन जो मैंने आपको बताया है, बाय मेकिंग इट मोर इनटू अ प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी. बट देन अगेन, रिवॉर्ड सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स need to be really rethought. It cannot be just on the basis of rank या seniority. वो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स को भी जो है वो रिफॉर्म करना पड़ेगा, इवन विद इन अ प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी इफ यू वांट. और वो पाकिस्तान में बड़ी कोशिश की गई है कि रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स को कुछ चेंज किया जाए, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंजिंग दीज थिंग्स. सो एनीवे, यहाँ का क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है, ये एक ऐसी जगह जहाँ पे कंपटीशन और एक क्लियर प्रॉफिट मोटिव अवेलेबल ना हो, उसको ये स्ट्रक्चर जो है ये सूट करता है. तो इसलिए टू मच कंट्रोल और इंटरनलाइजेशन का इशू जो है वो रहा है ब्यूरोक्रेसीज में और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, और वो परसिस्ट करता है. और जब बाय फोर्स आप एनपीएम जैसा सिस्टम लेके आने की कोशिश करते हैं, व्हिच ट्राइज टू मेक इट इनटू अ रिस्क टेकर, तो वो ऐसा नहीं होता. और देखें, एक इस किस्म की बेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप जो है वो, अम, अगर आप इस पेपर में भी आप देखिएगा कि उसके इन्होंने जो जब एनपीएम को इंट्रोड्यूस करने के बाद, जब एक फीडबैक लिया,
तो जो मैनेजर्स थे ऑर्गेनाइजेशंस के, दे वर नॉट कंफर्टेबल with the idea of NPM at all, and they rejected it. And therefore, NPM as a system did not survive beyond the 1980s, where it became influential, early 90s maybe. By 2000s, this system was simply rejected. और उसका reason यही है कि it didn't suit the culture and the conditions of the public sector. So to reform, अब मैं आपसे ऑर्गेनाइजेशन, मैं जब रिफॉर्म की बात करूंगी तो आपने ये बताना है कि रिफॉर्म लाइक एनपीएम इज अनसस्टेनेबल, right? It has to be reformed internally and according to the culture, and bringing back some of the features of the ideal bureaucracy, not by doing away with bureaucracy at altogether, because that can't be done in a public sector organization where there is no clear competitor, where there is जो आपके कंपटीशन के रिस्क्स हैं, वो नहीं एग्जिस्ट करते, तो वहां पे ये सिस्टम इट डज नॉट डू वेल, और वो कल्चर को भी नहीं उसको करता, कल्चर को भी सूट नहीं करता, और करियर ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। करियर ओरिएंटेशन इज नॉट समथिंग विच इज नाउ जो कि आजकल की जो पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो करियर ओरिएंटेशन नहीं होती, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो करियर ओरिएंटेशन है ना। पीपल हु हैव जॉइंड इन द पास्ट, they have spent a whole lifetime, so they don't want that their life's effort should be eroded away. तो वो क्योंकि पुराने लोग बैठे हुए हैं, नए लोग भी जब आ रहे हैं तो वो पुराने लोग उनको सोशलाइज कर लेते हैं सिस्टम के अंदर, विच इज गुड एज वेल एज बैड, बिकॉज वो दे नो द रूल्स एंड द रेगुलेशंस टू फॉलो, बट अगेन वो रिस्पॉन्सिवनेस का तो मसला रहा है। और अगेन पाकिस्तान की भी ऊपर एक मैं आर्टिकल आपके साथ शेयर करती हूँ, जहां आप देखें रिफॉर्म्स तरह तरह के लाए गए, बट दे नेवर बीन सक्सेसफुल। सो इवन इन अ कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, तो जब उसने रिसर्च किया इन ऑथर्स ने, जिनके ये पेपर मैं आपके सामने रख रही हूँ, तो आपको ये नजर आए, उन्होंने ये बात देखी कि भाई जो एक्चुअली जो रिफॉर्म जितना मर्जी कह लिया जाए, वो तो उसको सिर्फ सुपरफिशियली उसके रिफॉर्म को सजेस्ट जरूर कर दिया गया, अनाउंस तो जरूर कर दिया गया, अडॉप्ट नहीं किया गया। ये भी तो प्रॉब्लम है ना, कि कई दफा रिफॉर्म्स को अनाउंस तो करना बहुत आसान है, रिफॉर्म्स को जी हम रिफॉर्म करेंगे, लेकिन उसको एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इम्प्लीमेंट कराना बहुत मुश्किल काम है। और वो इम्प्लीमेंटेशन, खास तौर पे जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जैसा एक टोटली एक रेवोल्यूशनरी आइडिया, जो कि इल सूटेड था टू द एनवायरनमेंट एंड कल्चर ऑफ द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज नॉट अडॉप्टेड, इट वाज नॉट अडॉप्टेड। ये देखें, ये जो इन्होंने इसने यहाँ बनाया, देखो ये देखो, ये इंटरनल प्रोसेस मॉडल जो है, ये बेसिकली है ब्यूरोक्रेसी। तो उसने क्या दिखा, डिपार्टमेंट ए के अंदर, ठीक है, जरूर कोई ना कोई एनपीएम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जरूर कम्युनिकेट किए गए होंगे, येट the way it functions, it was like a bureaucracy. Department B was also functioning like a bureaucracy. Department C was also functioning like a bureaucracy. D, it was only Department F, देखो बाकी A B C D E F G, even to some extent, only Department F was, D E तक तो कर रहे हैं, सिर्फ ये आखिरी डिपार्टमेंट, इसने अगर 6 डिपार्टमेंट्स को देखा था तो 6 में से एक जो था वो उसकी कुछ इंटरनल प्रोसेसेस जो थी वो चेंज हुए थे, बाकियों के तो नहीं। और वो तो वही डिपार्टमेंट्स हैं जो नए डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हैं, विच डू नॉट हैव ए हिस्ट्री ऑफ ब्यूरोक्रेसी। बिकॉज ब्यूरोक्रेसी की एक बात ये याद रखें, मैं पहले भी कह रही हूँ, ब्यूरोक्रेसी परपेचुएट्स इटसेल्फ, वो बड़ा होता चला जाता है सिस्टम, that is what it happens. So it needs to be somehow dealt with the way system will be reformed using its own criteria. It can't be
it can't be reformed by imposing the criteria of the private sector on it, like the NPM movement tried to do. So that's not the way it can be done. और हाँ, एक organization जो थी, वो जो थी, it became less internal, internally controlled or bureaucratic, you can say. Otherwise, तो कोई फर्क नहीं आया. Even in the advanced country, you can see that the adoption of the private sector thinking was not common in the even in when the public sector was tried was reform was tried through the new public management thinking. It was not adopted, so implementation remained weak. That is because it didn't suit them. ठीक हो गया ना. तो ये इसको so ये idea के to make it more like the private sector, this idea is not workable. Why? और यहाँ पे उसने दिया हुआ भी है, because public and private sector organizations are fundamentally different. ये प्लीज ये पढ़ लीजिएगा. फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर ऑन अ नंबर ऑफ डायमेंशंस. इनके डाइवर्सिटी ऑफ गोल्स होते हैं. ठीक है, इनके गोल्स बहुत ब्रॉड है, और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक गोल्स होते हैं. ठीक है, और उनके स्पेसिफिक गोल्स हो सकते हैं. रिसोर्सेज जो है वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज क्रिएट नहीं कर रही होती यूजुअली, वो तो उनकी ग्रांट्स होती हैं जो उनको मिलती हैं. ठीक है, इसी तरह उनके उनके ऊपर पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं. एवरीथिंग बीइंग डन बाय अ पर्सन, अ पार्ट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ वेरी इजीली. ठीक है, और तो इसलिए उनके लिए जो उसका लीगल एस्पेक्ट है वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर इन द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, द लीगल एस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ देयर डिसीजंस. सो अगेन वो उनके ऊपर एक कंस्ट्रेंट है. दे कांट take an action simply because it is efficient. They will also have to consider its legal aftermath of their actions. So for all these reasons, uh, they are fundamentally different, public and private sector organizations. And the public sector organizations, the bureaucratic structure suits them. ओके. तो क्योंकि उन और इसीलिए क्योंकि वो सर्विस डिलीवरी के अंदर ज्यादा है. गुड्स डिलीवरी, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि रिलेटेड टू गुड्स के साथ है, वो तो प्राइवेटाइज किए भी जा सकते हैं, और उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए, और वो बड़े बेहतर तरीके से प्राइवेट सेक्टर में चले. अगर आप पाकिस्तान का केस भी देखो, तो जो हमने बैंक्स प्राइवेटाइज किए, फॉर एग्जांपल एमसीबी, इसी तरह आपका आपके जो बैंक्स जो कि पहले पब्लिक सेक्टर के अंदर थे, वो सारे के सारे प्राइवेटाइज किए गए. नाउ दे आर डूइंग मच बेटर देन बिफोर. एलाइड बैंक वाज वेरी मच इन द पब्लिक सेक्टर, यूज्ड टू बी, बट इट वाज प्राइवेटाइज. सो ये जो सारे यूनिट्स थे इस किस्म के, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे थे या दूसरी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे थे, दे could be easily privatized, but you cannot privatize all of public sector. ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेशन को तो प्राइवेटाइज नहीं ना कर सकते टोटली. तो इसलिए या हेल्थ और एजुकेशन को भी एक एक्सटेंट तक ही प्राइवेटाइज कर सकते हैं ना, बाकी तो इट हैज टू बी इन द पब्लिक सेक्टर. तो वो चीजें जहां पे कोर पब्लिक services are concerned, they would be performed by the public sector organizations. जहां पे internal inter-organizational coordination was going to be very important. Similarly, negotiation and conflict resolution is going to be very important, which is not that important for the private organization. So ये reasons हैं जो कि ideal bureaucracy का system इन्हें सूट करता है. ठीक है, सो आइडियल मॉडल, to align organizational with the ideal model, ये वाला जो आइडियल मॉडल है, ये this can't be derived from the public sector, from the private sector. Rather it has to come uh, from the culture of the public from the culture of the public sector itself. And in my opinion, इसने तो author ने लिखा, going back to the ideal bureaucracy as suggested by some of the classical writers, and then reforming it along the lines of introducing more professionalism and more meritocracy into it, and aligning incentive structures into it.
which would be helpful in making these more effective in terms of the goals which is to be achieved, the goal which is to, and those goals are very different from the goals of the public sector, of the private sector organizations. एक ये चीज, फिर एक और आर्टिकल जिसको के क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ अबाउट द हाउ टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म, देखो सवाल ये मैंने तुम लोगों से पूछा है. ओके, या, so the question I'm asking you is, Max Weber conceptualized bureaucracy as an ideal instrument for efficient administration. True. However, today bureaucracy is often associated with outdated mindset. ठीक हो गया जी. Mindset, organization, outdated mindset making organizations inefficient and incapable of change. It is considered to be a management uh, orientation still dominant in public sector organization and being root cause behind failure of development initiatives. तो इसके ऊपर बहुत सारे जो है वो लगते हैं, इल्जामात बहुत सारे लगते हैं, तो इसलिए आपने इसके प्रॉब्लम्स को काउंट तो जरूर करना है. आई वुड लाइक कि जब आप इस सवाल का जवाब देने लगे, एंड प्लीज गौर से सुन ले, मैं हो सकता है मैं इम्तिहान में आपको इसे इफ एग्जैक्टली ये नहीं तो उसे बहुत सिमिलर सवाल दे दूं. तो जब आपने इस जब ये सवाल का जवाब देना है तो थोड़े से फीचर्स जो है वो आइडियल ब्यूरोक्रेसी के जरूर बताएं. कोई और इन डेप्थ बातें बताएं कि क्या इसने आइडिया जो है वो सजेस्ट किया था. मैक्स वेबर वाज वन ऑफ द पीपल हु सजेस्टेड द आइडिया of bureaucracy. So I would like you to write accurately, because Max Weber was certainly not the only classical writer to write about bureaucracy, but yes, he conceptualized it with greatest detail. ऐसे जरूर लिख सकते हैं. अच्छा जी, इसी तरह ये कि उसकी फिर आप प्रॉब्लम्स बताएं कि जो ब्यूरोक्रेसी एज मैक्स वेबर ने सजेस्ट की थी, व्हाई टुडे इट हैज बिकम is it associated with it outdated mindset. ओके, और इसमें आप इसकी प्रॉब्लम्स भी बताएंगी. और ये कि ये जो है ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को सूट करता है, ठीक है. डोमिनेंट, व्हाई इज इट डोमिनेंट इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, इस बात को भी आप थोड़ा सा जो शुरू का पैराग्राफ है उसमें बताएंगे. मैं काफी देर से ये डिस्कस कर रही हूँ. व्हाट काइंड ऑफ कल्चर एग्जिस्ट इन द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस टू फॉर विच द ब्यूरोक्रेसी has been a system which suits that the conditions in the public sector. ठीक हो गया. और ये कि ये क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और क्या ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है उस उन प्रॉब्लम्स की, और दूसरा कि रिफॉर्म इसको कैसे किया जा सकता है. ठीक है, ये चीजें आपने डिस्कस करनी है. अब जब आप रिफॉर्म और डिजिटल एज का रिफॉर्म की, क्योंकि मैंने यहाँ पे बात की है, तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आप ये देखें कि ये है ई गवर्नमेंट का. ठीक है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, another word can be called government organizations as well. तो उनकी रिफॉर्म के लिए कई दफा जो है ना वो कहा जाता है कि जी जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं या ई गवर्नमेंट है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीजें ऑनलाइन अवेलेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट की, और इंटरेक्शंस जो हैं वो डायरेक्ट होना चाहिए विद द लीडरशिप. और देयरफॉर जो ब्यूरोक्रेसी के प्रॉब्लम्स हैं related to being very inefficient and long and lengthy procedures and time consuming, and वो सारे जो है उनको डू अवे करने के लिए एक चीज ये भी सजेस्ट की जाती है कि जी सिस्टम्स को ऑटोमेट कर दें. उनको और उसके अंदर ई गवर्नमेंट ले आए और ऑनलाइन कर दें, सिस्टम्स को ऑनलाइन कर दें. ठीक है ना, उसके अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें इन अ वे ताकि जो एक डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो सके बिटवीन द सर्विस सीकर एंड द सर्विस प्रोवाइडर, तो वो रिस्पॉन्सिव हो जाए गवर्नमेंट, और जो आपका जो सिटीजन है उसको मिनिमम हैसल के साथ ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिलीवर कर सके, और एज क्विकली एज पॉसिबल डिलीवर कर सके. इट्स अ गुड आइडिया. और ये अगेन जो आपका सारा डिजिटल आईटी ऑनलाइन सिस्टम्स हैं ये एक्सपेडाइट कर सकती हैं डिसीजंस को, एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत तेजी से हो सकती है इसके अंदर.
लेकिन हैविंग सेड दैट आप इसके अंदर भी पढ़िएगा कि जो सिस्टम्स हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है इन इटसेल्फ, वो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट करती है ये ई गवर्नमेंट को को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि कौन सी ऐसे मसाइल हैं, ठीक है, ये ई गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी, आईटी एज अ टूल फॉर रिफॉर्मिंग, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को आईटी रिफॉर्म कर सकती है। ये पॉइंट्स इधर से आप निकालें, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वो कर सकती है, जो कि मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि जो आपकी इंटरेक्शन है विद द पब्लिक, इट कैन बिकम इजियर एंड जो आपकी कन्वीनियंस क्रिएट की जा सकती है पब्लिक के लिए, और इम्प्रूव किया जा सकता है, और इसी तरह जो आपकी बहुत सारा रेड टेप है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स कौन-कौन सी, इसने भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं और बड़ी अच्छी तरीके से की हुई हैं। प्रॉब्लम्स जो इसने फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी जो इसने डिफाइन किए हुए हैं, वो बड़ा अच्छा किया हुआ है, और इसने इसकी प्रॉब्लम्स पहले बहुत अच्छी डिफाइन की हुई हैं। तो जब आप उसके फीचर्स और उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप डिस्कस कर रहे हो, तो वो आप यहाँ से इस आर्टिकल में से भी ले सकते हैं। ठीक है? कि जिस वक़्त उसको ज़रा थोड़ा-सा, आई नो कि मैं दोबारा से बता रही होंगी। इसने लेकिन बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वेबर बिलीव दैट अथॉरिटी इज़ द न्यू ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गनाइजेशनल फॉर्म वाज़ मोर रैशनल, जो मैंने पहले भी बताया, बिकॉज़ लीडर्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज़ अ, एंड ओबेइंग फॉर सब्सक्राइबिंग टू वैल्यूज़ ऑफ लॉजिक एंड एफिशिएंसी एंड रीज़न, ठीक है? So the leaders were also answerable to the same logical system, और जो इसकी इसकी legitimacy थी वो easily, क्योंकि laws and rules were emphasized, so इसकी legitimacy इसने establish करने में काफी ज्यादा enable किया। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, और क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। तो प्रिडिक्टेबिलिटी, अगेन ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिडिक्टेबिलिटी ये लेके आया था, जो आपकी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स हैं, ये प्रिडिक्टेबिलिटी लेके आया था। रूल्स है तो प्रिडिक्टेबिलिटी है। लेकिन इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कहता है कि तीन फीचर्स हैं, अदर फैक्टर्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को इन जनरल ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, तो वो वहाँ होती है जिसके के हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसी तरह डिवीजन ऑफ लेबर होती है, और जो है वो स्टेबल रूल्स होते हैं। सो आप, जो मैंने आपको बाकी फैक्टर्स भी कराए हैं, उसके अंदर से ये 3 फैक्टर्स जो हैं, वो यूजुअली किसी भी सिस्टम के अंदर अगर होंगे, तो आप उसको ब्यूरोक्रेटिक कहना शुरू कर दोगे। बट एक्चुअली दे आर 6। अब इन तीनों के अलावा बाकी 3 देखो कौन-कौन से हैं। एक ये कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा वो मेरिट पे आएगा, कि यहाँ बात नहीं हो रही। नंबर 2 कि जो होगा वो करियर ओरिएंटेड होगा, ये बात नहीं आ रही। उसका जो वेज और इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो फेयर होगा, ये यहाँ पे बात नहीं आ रही। ये 3 बातें हैं जो आइडियली, और चौथी एक जो मैं आपसे कह रही हूँ कि हैविंग कंप्लीट नॉलेज, बीइंग हैविंग द नॉलेज अथॉरिटी, जो बात की थी वेबर ने, वो यहाँ नजर नहीं आ रही। ये 3 फीचर्स होते हैं ना, तो किसी भी सिस्टम को कह दिया जाता है ब्यूरोक्रेसी, वो आइडियल होती है ही नहीं। ठीक है, तो ये 3 फीचर्स है ब्यूरोक्रेसी के। बाकी क्योंकि जो वेबर ने सजेस्ट किए हैं वो यहाँ पे वो नहीं होते, तो इसलिए डेफिनेटली जो उससे एज एन आउटकम जो सिस्टम एस्टैब्लिश होता है, उसको इट्स ब्यूरोक्रेसी ओनली इन नेम, बट जो इट इज नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ आइडियल ब्यूरोक्रेसी, इट कैन बी वेरी फ्लॉड एंड करप्ट ब्यूरोक्रेसी, और ऐसी ब्यूरोक्रेसीज होती हैं जो कि अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करती, जिसमें ये 3 स्ट्रक्चर्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन बाकी चीजें इग्नोर्ड हैं। देखो उसने खुद भी कहा था, अच्छा मैंने आपसे कहा ना कि वेबर ने हिमसेल्फ, ही वाज अ क्लासिकल राइटर, सो ही नेवर क्लेम्ड कि जो उसकी ब्यूरोक्रेसी है, जो उसने पॉइंट्स बताए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। Weber, in fact, regarded bureaucracy as a tremendous, efficient organizational form, and according to him, among its various benefits, impartiality. Weber did criticize bureaucracy. So, overall, Weber ने ये propose किया, लेकिन उसने अपनी limitations accept की।
ही एक्सेप्टेड, उसकी लिमिटेशन क्या थी? फॉर इट्स टेंडेंसी टू इम्पोज excessive control which would compromise their creative abilities. ठीक, ये वो खुद कहता था, उसने खुद कहा इट कैन बिकम एन आयरन केज। आपने रोज आके एक ही एक रूटीन टास्क ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन आपने परफॉर्म करना है, विच वुड मेक एन इंडिविजुअल लूज देयर क्रिएटिविटी, राइट? वो स्ट्रक्चर्ड ही ऐसा, ये वो बात मानता था कि ये हो सकता है। और इसने लमेंट किया कि वो इतनी बड़ी हो जाएंगी ब्यूरोक्रेसीज, उसने खुद प्रेडिक्ट किया कि वो तो सोसाइटी से भी बड़ी हो जाएंगी और अपना इंटरेस्ट देखना शुरू कर देंगी, यानी कि करप्शन, रादर देन सर्विंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी दे विल बिकम वेरी करप्ट। ये दोनों चीजें इसने कही थी। और इसने यही कहा था कि इसका इसका इलाज सिर्फ ये है कि आप इसके अंदर लोग ही ऐसे लेके आए जो कि सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, ओके, जो कि इतने, जिनके पास इतनी नॉलेज और पावर हो कि वो उसको दे कैन पुट इट टू गुड यूज वॉलंटरली, ओके। तो उसको अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की ह्यूमन रिसोर्स को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना इन दी public sector organization, it became a very big problem. And so that as Weber had rightly told us the limitation, that is what we see in reality. और उसके बाद देखो कि जो इसके प्रॉब्लम्स है, वो इसने और भी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे बताई हैं। बहुत सारी तो मैं ओवर द कोर्स ऑफ दिस लेक्चर आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन ये और फर्दर प्रॉब्लम्स, ये तो वो है ना जो कि वेबर ने खुद जो थी वो फोरसी की थी कि ये प्रॉब्लम्स होंगी ब्यूरोक्रेसी के साथ, और हुई ना। आज जो है वो आपका एक टिपिकल ब्यूरोक्रेट, वो इज द पर्सन दैट बाबू इज सो पावरफुल कि जो बंदा जिसको कि असूली तौर पे उसको सर्व करना चाहिए, ठीक है, तो उस वो तो उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, ठीक। तो ये इशू इसने किया था, वेबर ने खुद इसको एक्सेप्ट किया था कि ये प्रॉब्लम आ सकता है। और वो क्योंकि मेरिट पे मेनी टाइम्स वो नहीं हो रहे, नए आने वाले लोग जो है बहुत दफा वो दे आर नॉट हैविंग द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड द बेस्ट ऑफ एबिलिटीज, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और उससे प्रॉब्लम्स क्या है? गोल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। गोल डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब ये है कि गोल बिकम्स द रूल, द adopting a particular rule, that's what the goal is, ठीक है ना? द होल आइडिया डिसिप्लिन फॉर द सेक ऑफ डिसिप्लिन एंड नॉट बिकॉज, हालांकि ऐसे भी पॉइंट हो सकता है, ऐसे भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं where the rule needs to be relaxed, बट जनरली ब्यूरोक्रेसीज के अंदर रूल रिलैक्स करने का इतना मुश्किल प्रोसीजर होता है कि वो यूजुअली रिलैक्स नहीं होता, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस एक 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 इंडिविजुअल ब्यूरोक्रेट पे इतने ज्यादा होते हैं कि वो कोशिश यही करेगा कि रूल रिलैक्स ना हो। हालांकि द थिंग शुड बी टू फैसिलिटेट द सिटीजन्स, लेकिन वो गोल डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सब ऑप्टिमाइजेशन, अब ये भी बात है, लोग जो है वो जो है सिर्फ अपने आप को मसले से बचाने के लिए काम करेंगे, अदरवाइज काम ही नहीं करेंगे। और यही प्रॉब्लम पाकिस्तान में जगह जगह नजर आ रही है। अगेन, रेजिस्टेंस टू चेंज, अगर आप ई गवर्नमेंट टाइप चीजें ले भी आएंगे तो वो कुछ ना कुछ करके वो इस सिस्टम को फेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? रूल्स अगर हैं भी तो वही वाले रूल्स एक सर्कमस्टेंसेस में अडॉप्ट करने हैं, टू दे विल प्ले द रूल्स इन सच अ वे where it suits the bureaucrat themselves। तो ये एक बड़ा कॉमन सी चीज है कि जो रूल्स का है। फिर उसके अलावा करप्शन, इनएफिशिएंसी, अब्यूज ऑफ पावर, रेड टेप वगैरह वगैरह, वो तो इन एनी केस है ही। अब सवाल ये है कि जी क्या जो है ये जो कहाँ कहाँ जो है वो इसको ई गवर्नमेंट जो है वो इसे इसे हेल्प कर सकती है टू मेक इट पब्लिक, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस मे फेस रेजिस्टेंस ड्यू टू देयर पोटेंशियल, ठीक है। अब कर क्या सकती है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट्स टू री इन्वेंट देमसेल्व्स, ठीक हो गया ना? ये जो री इन्वेंशन है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, एंड री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट नॉट इन द टाइप ऑफ द री इन्वेंशन एज एसोसिएटेड विद एमपीएम,
एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वो भी एक री इन्वेंशन थी, लेकिन वो तो था टू मेक इट इनटू द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे जो पोटेंशियल ऑफर करता है ऑनलाइन सिस्टम और ई गवर्नेंस ऑर्डर करती है, वो एक री इन्वेंशन है फ्रॉम विद इन। ठीक है, बाय गेटिंग क्लोजर टू द सिटीजन to the citizenry, forge closer alliances and partnerships, so coordination between departments can become better by adopting e-government. um, अच्छा जी, diverse communities of interest, practice, expertise, conviction and interdependence within the context of national development agenda. तो यानी कि जो एक कोऑर्डिनेशन है, एक इंटीग्रेशन है, जहाँ पे एक्चुअली इनएफिशिएंसी का एक ये भी रीजन है गवर्नमेंट ने कि देयर इज इंटर डिपार्टमेंटल रिफ्ट, ईच डिपार्टमेंट वांट्स टू show its performance, its good performance at the cost of something other, and they lose sight of the larger goal. तो इस सारी की सारे को कोऑर्डिनेट वन विंडो टाइप चीज बनाया जा सकता है, असूली तौर पे बनाया जा सकता है, ये सारा रिफॉर्म किया जा सकता है यूजिंग ऑनलाइन। लेकिन वो कहते हैं कि जी ये जो ई गवर्नमेंट का जो सारा का सारा आइडिया है, इसे पर्टिकुलरली फेल कराने के लिए कोशिशें करती है ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि उस वो और उसके रीजंस हैं कि वो उनको लगता है कि दे विल गेट इनटू लीगल प्रॉब्लम्स एटसेट्रा, और वो अपने उसको हाइड करने के लिए मैनी टाइम्स वो अपने आप को परपेचुएट रखने के लिए, और सेकेंडली दैट दे आल्सो आर फेयरफुल दैट दे वुड लूज कंट्रोल। ठीक है, तो दे नोबडी वांट्स टू लूज कंट्रोल, और इसलिए उसको कंट्रोल को रोकने के लिए, लॉस ऑफ कंट्रोल को रोकने के लिए वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को द ब्यूरोक्रेट्स देमसेल्व्स डू थिंग्स इन ऑर्डर टू in order to destabilize these reforms. So poor governments cannot be cured by e-elixirs. ठीक है, जो लार्ज ब्यूरोक्रेसीज है, अगर ब्यूरोक्रेसी का साइज उतना ही रहेगा और वो उसके अंदर जो एक लैक ऑफ वर्क एथिक है वो नहीं चेंज होगी, तो ई गवर्नमेंट कोई चीज चेंज नहीं कर सकती, ये इसकी लॉजिक है। और इसलिए दुनिया भर में आप देखेंगे कि कई जगह बहुत आईटी को एज अ टूल यूज करके, और इसने एक बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है कि और इवन पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं कि ई गवर्नमेंट और खास तौर पे कोविड के बाद उसने कई जगह बड़े अच्छे रिजल्ट्स जो हैं आपको वो डिलीवर किए हैं, बट नॉट एवरीवेयर। इन मेनी प्लेसेस क्या है कि वो सिस्टम जो है वो ई गवर्नमेंट का वो चलता ही नहीं है, इट डजंट वर्क एट ऑल। डिफरेंट गवर्नमेंट्स की, डिफरेंट कंट्रीज की उसने आपको एग्जांपल्स दी हैं, और फिर उसके फेलियर्स की भी एग्जांपल्स दी हैं, और बताया है कि ये जो है वो IT can be, whereas IT can be a good thing, लेकिन the bureaucracy itself, because it is so pervasive in nature, there is a threat that the IT initiatives, they are destabilized by the bureaucracy itself. So it can be a good option provided that there is the reform within the bureaucracy itself first, and जो जो तीन बातें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई। ठीक है, सो यहाँ पे भी सोल्यूशन, फॉर द सोल्यूशन यू विल हैव टू गो बैक टू द आइडियल ब्यूरोक्रेसी एज सजेस्टेड। सो एज एन एकेडमिक आप ये सब चीजें पढ़ लें, और इसके बाद आप खुद इस बात को इवेलुएट करें कि क्या ये बात दुरुस्त है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो unnecessarily it is being targeted, whereas the theory in itself of bureaucracy is not to be blamed here. Okay, rather the way it is being misused or abused. अब उस abuse को रोकना है, लेकिन उस abuse को रोकने का तरीका नया सिस्टम लाने का नहीं है। इसी तरह आईटी सिस्टम जो है, just let me show you this, we'll go back to the very first one, yeah, here. ठीक है, नए सिस्टम आपने देख लिया ना, एनपीएम आपके सामने है कि एनपीएम को ला के भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह आईटी को भी अगर आप इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो कुछ दिन तो शायद इट वुड गिव रिजल्ट्स, maybe sometimes, and in some small areas it may be giving good results, but overall system of governance IT cannot improve. That requires political conviction, ठीक है ना, and a complete
complete focus on the developmental goals and the political initiatives to 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 actually deliver the developmental outcomes, then every kind of solution will be found if there is that kind of political conviction there. ठीक है ना? तो वो एक अलाइनमेंट बिटवीन एक मैं आपको और चीज दिखाऊं, और वो है दिस आर्टिकल, एनीवे नॉट एक्सट्रीमली वेल रिटन बट लेटेस्ट है, और इसमें इन्होंने लिस्ट क्योंकि दी हुई है ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, तो ये आप जरूर देखिएगा। ये देखें, ये देखो ना, यहाँ पे भी वो उसने स्टार्ट किया है, कॉम्पिटेंट एंड प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी इज बिहाइंड द गुड फंक्शनिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट। आई थिंक दीज आर कोई कोई स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो लिख रहे हैं, पीएचडी कैंडिडेट। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल आपके वाले ही लेवल के लोग हैं, हाँ ना? तो देखो वो बच्चा क्या लिखता है, लिखता है कॉम्पिटेंट एंड प्रोफेशनल ब्यूरो इज बिहाइंड द गुड फंक्शनिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट। नो, नॉट रियली। You see, professional bureaucracy is part of the solution. It cannot do it alone. You can't say that today अब हम मिन्सबर्ग की प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी ले आते हैं, वो वाला मॉडल ले आते हैं एंड द सॉल्यूशन वुड बी फाउंड। नो, देयर हैज टू बी अ कोऑर्डिनेशन। पब्लिक सेक्टर का इथोस ही ऐसा है कि देयर द ब्यूरोक्रेसी इज ऑलवेज गोइंग टू हैव अ लिंकेज विद द पॉलिटिकल जो आपके इलेक्टेड ऑफिशियल्स, और इनकी एक कोऑर्डिनेशन जरूरी है। सो ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को ऑन ट्रैक रखना और उनसे डेवलपमेंट अचीव करवाना, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, ये एक अच्छे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का भी काम है। तो उन दोनों की कोऑर्डिनेशन, ये कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आई है, वो कोई होगा ना, एक है ना, स्कॉलर है, पीएचडी स्कॉलर है जिसने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, व्हिच इज गुड इन द सेंस क्योंकि इस बच्चे ने देखो एनपीएम का जिक्र किया हुआ है, तो रिलेटिवली इसने चीजें बताई हुई है, मोर इम्पोर्टेंटली हिस्टोरिकल ओवरव्यू ठीक दिया हुआ है। और ये जो मैंने इसलिए आपको दिया कि ये आप देखो रिफॉर्म इनिशिएटिव्स कितने सारे इसने एक एक लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है इसने सारे लिखे हैं। इसके एंड पे जब आपको ये बात पता क्यों ये रिफॉर्म इनिशिएटिव्स काम नहीं करते, उसका रीजन ये है कि आप प्योरली ब्यूरोक्रेसी या प्योरली आप अपने जो पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि हु टू होम द ब्यूरोक्रेसी शुड बी आंसरेबल। Okay, the bureaucracy is structured in a way that it is answerable to the politically elective representatives. यही हर डेमोक्रेसी के अंदर यही काम होता है कि जो एक तो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि आपके स्टेट के आपके इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं। ब्यूरोक्रेसी वो है जो कि उनके जो इनिशिएटिव्स हैं उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मशीनरी है वो ब्यूरोक्रेसी है। ओके, अब ब्यूरोक्रेसी जो है समटाइम्स वो जिस जिस तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया जाता है वो इतनी परवेसिव हो जाती है, इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो इवन जो पॉलिटिकल अगर जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी डोमिनेट और डिक्टेट करना शुरू कर देती है टू अ लार्ज एक्सटेंट। और समटाइम्स जो आपके पॉलिटिशियंस हैं उनके इतने इतने जो उनकी जो गाइडेंस है वो अपने लिए होती ही नहीं है। दे हैव बीन लाइंग टू द पब्लिक, दे आर गुड लायर्स एंड मिसलीड करने वाले पॉलिटिशियंस होते हैं जो मिसलीड करने में बहुत रखते हैं, उनकी सलाहियत बहुत होती है, लेकिन डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करना पॉलिटिशियंस का काम ही नहीं है। और समटाइम्स तो वो इस हद तक पहुंच जाएंगे कि वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे सिस्टम को, अगेन व्हिच इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन। सो कहने का मकसद ये कि एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव आपकी ब्यूरोक्रेसी इज गोइंग टू बी यूजफुल, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। यू नीड good public representatives as well in order to resolve the real issues of the public, ठीक है, which is the objective of the public sector organizations overall. However, having said that, कौन सा इस किस्म का, जैसे हम कहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके आता है वो है एक साउंड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, ठीक है ना? एक साउंड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन कैन पर्ज दिस एंड क्लीन द पॉलिटिकल सिस्टम। सिमिलरली
what is the way of cleaning or purging the bureaucracy? That is adopting the ideal bureaucracy. Okay, वो उसको purge करने का system है by having it, making it more professionals and organizing it along the lines which were suggested by the classical thinkers, and many times they were simply not adopted. We have ended up looking at bureaucracy, और वो देखे ना, वो उस आर्टिकल में भी उसने 3 बातें सिर्फ की हैं, because that is the kind of even the idea even academics are having. Any bureaucracy, any organizational structure which has a hierarchy, which has rules, है ना, and which has formalization, that is a that's a bureaucracy. Whereas Weber also said that no, bureaucracies require the best of human resource, okay, which stays with the which are given the kind of good incentives that they would like to stay within the system and have a career orientation and be impersonal. Okay, so the morality of the public servant himself or herself, and making sure that you choose good moral people for a post suggested by himself, the classical writer himself, that is not being given importance. आप इसको दोबारा पढ़ लें. So आप इन चीजों को खास तौर पे, क्योंकि आप फिलोसफी पढ़ रहे हो बच्चों, इसलिए आप philosophically भी इस बात को देखेंगे कि it is not just what is seen on the surface, but behind it, that the real fundamentals of this theory, which was a very suitable theory for the public sector, are not being adopted, and because these fundamentals are not being adopted, that's why we are seeing so many problems over the years. And of course, bureaucracy itself has, as suggested by Weber himself, it can become all too powerful. Therefore, the government and the public sector organizations need to be heeding this limitation of the classical writer of Max Weber very closely, and not grow too much in size, but to make sure that those part of that service delivery which can be performed more efficiently by the private organizations should simply be cut out and given to the private organizations to perform, right? So therefore, not exactly implementing NPM, but rather doing only or focusing only on those issues which are critically to be performed by the government, by the public sector organization in a functional democracy. So that's important, right? तो आपने इसी हिसाब से, मैं चाहती हूं कि आप ये आर्टिकल सारे के सारे जरूर गौर से पढ़ो, लेकिन जब आप इस सवाल का जवाब देने लगो, इस सवाल का जवाब देने लगो, तो उसमें आपने उस चीज को सिर्फ रिपीट नहीं करना जो आपने आर्टिकल्स में पढ़ा है, because that's not the way you see a person reading philosophy and a PhD scholar would be addressing it. No, but give it your own spin. जो मैं आपको बता रही हूँ उसके बारे में सोचो कि आपने आइडियल ब्यूरोक्रेसी को तो अडॉप्ट किया ही नहीं गया, तो इसीलिए आप ये कहेंगे कि ये जो हमें प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, इट कुड बी बिकॉज को जो उसका उसका जो बेसिक फंडामेंटल्स थे वो ही अडॉप्ट नहीं किए हुए। तो जो नए रिफॉर्म्स हैं उनमें जरूर आपने वो सजेस्ट करने हैं रिफॉर्म्स जो कि उन फंडामेंटल्स पे बेस करते हों जो कि वेबर ने सजेस्ट किए थे, जो अगेन probably nahi adopt hue, and that is why bureaucracy itself became a problem, whereas in reality it is not the problem in itself, but the way it has been implemented within organization. Okay, now ye ab aapne is hisab se karna hai. Okay, thank you very much. इसको आप गौर से देखें और असाइनमेंट नंबर 3 प्लीज अटेम्प्ट करें. गुड लक. Allah Hafiz. I'll be looking forward to good assignment and good papers, midterm papers. Allah Hafiz.